ये है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक डकैती। ना बैंक में कोई हथियारबंद डकैत आया, ना कोई दरवाजा टूटा, ना कोई तिजोरी फोड़ी गई। लेकिन फिर भी एक ही रात में बैंक से 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर गायब हो गए। और हैरानी की बात तो यह है कि ये चोरी हुई कंप्यूटर की स्क्रीन और कुछ कीबोर्ड के बटन दबाकर। ये कैसे हुआ, किसने किया और चोरी का पैसा कहां गया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक सुनना जरूरी है। बात है फरवरी 2016 की। जगह ढाका, बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक, जिसे हम बांग्लादेश बैंक के नाम से जानते हैं। ये बैंक देश की पूरी करेंसी रिजर्व, सरकारी फंड और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को कंट्रोल करता है। लेकिन उस समय शायद बैंक के किसी स्टाफ को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी कंप्यूटर नेटवर्क में पहले से ही घुसपैठ हो चुकी है और एक ऐसा हमला होने वाला है जिसे आज पूरी दुनिया बांग्लादेश बैंक साइबर हाइस्ट के नाम से जानती है। ढाका के गवर्नमेंट एरिया में बांग्लादेश बैंक की एक ऊंची बिल्डिंग थी। दिन में यहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते, बैंक का आईटी डिपार्टमेंट सर्वर मैनेज करता और रात होते ही दफ्तर में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स रह जाते। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असल में इस बैंक का इंटरनल नेटवर्क महीनों से हैकरों के कंट्रोल में था। कहा जाता है कि ये हैकर सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि साइबर क्राइम की दुनिया के मास्टर्स थे। उनका प्लान किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा था। पहले सिस्टम में चुपचाप घुसना, फिर कई हफ्तों तक डेटा कलेक्ट करना, बैंक के स्विफ्ट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी निकालना और फिर सही वक्त पर सबसे बड़ी वॉर करना। SWIFT एक इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क है जिसके जरिए दुनिया के बैंक आपस में पैसे ट्रांसफर करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम मोबाइल पेमेंट ऐप से पैसे भेजते हैं, लेकिन ये नेटवर्क हाई लेवल बैंक टू बैंक ट्रांसफर के लिए होता है। अगर कोई SWIFT सिस्टम को कंट्रोल कर ले तो वो दुनिया में कहीं भी अरबों डॉलर भेज सकता है। 2015 के अंत में हैकरों ने बैंक के इंटरनल कंप्यूटर में एक मालवेयर इंस्टॉल कर दिया था। ये मालवेयर बहुत चालाक था। ये चुपचाप सिस्टम में बैठा हर दिन डेटा चुराता और बैंक स्टाफ के लॉगिन पासवर्ड रिकॉर्ड करता। महीनों तक हैकर ये समझते रहे कि SWIFT सिस्टम किस तरह ऑपरेट होता है, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है और कौन सी सिक्योरिटी चेक्स हैं जिन्हें बायपास करना होगा। तारीख थी 4 फरवरी 2016। दिन था शुक्रवार। बांग्लादेश में यह दिन वीकेंड की शुरुआत माना जाता है। शाम तक ऑफिस खाली हो चुका था और बैंक के ज्यादातर कर्मचारी अपने घर चले गए थे। आईटी डिपार्टमेंट के लोग भी छुट्टी पर थे। सिर्फ कुछ सिक्योरिटी गार्ड इमारत में मौजूद थे। ये वही पल था जिसका हैकरों को इंतजार था। उन्होंने महीनों की तैयारी के बाद अब SWIFT सिस्टम पर सीधा वार करने का फैसला किया। रात के करीब 8 बजे हैकरों ने पहले से इंस्टॉल किए गए मालवेयर को एक्टिवेट किया। ये मालवेयर स्विफ्ट टर्मिनल पर फेक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने लगा। टारगेट फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क फेड, जहां बांग्लादेश बैंक का विदेशी करेंसी रिजर्व रखा था। हैकरों ने 35 पेमेंट ऑर्डर तैयार किए, जिनकी कुल रकम करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर थी। ये पैसे सीधे फिलीपींस और श्रीलंका के कई बैंक अकाउंट में भेजे जाने थे, जो पहले से नकली कंपनियों के नाम पर खोले गए थे। SWIFT सिस्टम में एक बहुत सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, लेकिन हैकरों ने बैंक के इंटरनल लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुरा लिए थे। पेमेंट रिक्वेस्ट सही फॉर्मेट में भेजी और सबसे चालाक ट्रिक, उन्होंने सिस्टम से प्रिंट होने वाले ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन को ही रोक दिया ताकि बैंक स्टाफ को शनिवार संडे तक कोई शक न हो। मालवेयर ने सिर्फ रिक्वेस्ट भेजी नहीं, बल्कि सिस्टम लॉग्स को भी एडिट कर दिया। इससे जब सोमवार को बैंक खुलता तो सिस्टम में कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। हैकरों ने टाइमिंग ऐसे चुनी कि न्यूयॉर्क में अब भी काम का समय हो, लेकिन ढाका में वीकेंड हो, जिससे तुरंत कोई रिवर्स एक्शन न लिया जा सके। रातों रात करोड़ों डॉलर के ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट
न्यूयॉर्क फेड बैंक पहुंचे। इनमें से कई रिक्वेस्ट तुरंत अप्रूव हो गए और पैसे फिलीपींस व श्रीलंका के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। असल में हैकरों की एक छोटी सी गलती ने 1 अरब की बजाय सिर्फ 81 मिलियन डॉलर ही बाहर निकलने दिए। एक रिक्वेस्ट में शालिका फाउंडेशन नाम की स्पेलिंग में टाइपो था और न्यूयॉर्क फेड के सिस्टम ने उसे फ्लैग कर दिया। इसके बाद एक एक कर कई ट्रांजैक्शन होल्ड हो गए और चोरी की रकम 81 मिलियन डॉलर पर रुक गई। 81 मिलियन डॉलर में से ज्यादातर फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक में ट्रांसफर हुए। वहां से ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के जरिए कसीनो और कैश ट्रांजैक्शन में बदल दी गई। इस तरह ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो गया। 8 फरवरी सोमवार की सुबह जब बैंक स्टाफ ने स्विफ्ट सिस्टम चेक किया तो उन्हें कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे, लेकिन तब तक पैसे फिलीपींस पहुंच चुके थे और रिकवरी का कोई आसान तरीका नहीं था। जांच शुरू हुई तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने डिजिटल ट्रेल को फॉलो करना शुरू किया। मालवेयर का कोड, सर्वर की लोकेशन और इस्तेमाल किए गए टूल्स का पैटर्न देखने पर सबकी नजर एक ही नाम पर आकर रुकी, लाजरस ग्रुप। लाजरस ग्रुप दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमंद हैकिंग ग्रुप्स में से एक माना जाता है। माना जाता है कि ये ग्रुप सीधे नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो आरजीबी के अंडर काम करता है। इनका मकसद सिर्फ डेटा चोरी या मजाक नहीं होता, बल्कि पैसों की चोरी, जासूसी और राजनीतिक बदला लेना भी होता है। इस ग्रुप का नाम पहली बार 2009 में सामने आया था, जब इसने साउथ कोरिया के सरकारी ऑफिस और फाइनेंशियल संस्थानों पर बड़े साइबर अटैक किए थे। इसके बाद 2013 में भी इन्होंने साउथ कोरिया के सरकारी ऑफिस और फाइनेंशियल संस्थानों पर बड़े साइबर अटैक किए थे। कोरिया के टीवी चैनल्स और बैंकों को ठप कर दिया था। लाजरस ग्रुप की सबसे मशहूर और सनसनीखेज कार्रवाई हुई 2014 में, जब इन्होंने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट को हैक कर लिया। ये हमला फिल्म द इंटरव्यू के रिलीज से ठीक पहले हुआ था। फिल्म में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन का मजाक उड़ाया गया था। हैकरों ने न सिर्फ हजारों कर्मचारियों का पर्सनल डेटा लीक कर दिया, बल्कि कंपनी के ईमेल, अधूरी फिल्में और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए। सोनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ और डर के कारण कई सिनेमाघरों ने फिल्म दिखाने से मना कर दिया। अमेरिकी एफबीआई और एनएसए की रिपोर्ट के मुताबिक लाजरस ग्रुप का कोड, टूल्स और आईपी एड्रेस ऐसे सर्वर्स से लिंक थे जो नॉर्थ कोरिया के अंदर और उसके सहयोगी देशों में स्थित थे। कई साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया अपने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों को बायपास करने और विदेशी करेंसी कमाने के लिए लाजरस ग्रुप का इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ एक पैसे की चोरी नहीं थी, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने का एक तरीका था, क्योंकि देश पर लगे प्रतिबंधों के कारण उनकी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी थी। 81 मिलियन डॉलर की यह रकम नॉर्थ कोरिया के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती थी और यह रकम सीधे कसीनो व मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के जरिए उनके पास पहुंचाई जाती। बांग्लादेश बैंक और सोनी हैक के अलावा लाजरस ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने वियतनाम के टीन फोंग बैंक में 2015 में हैकिंग की कोशिश की। कम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई बैंकों से SWIFT सिस्टम के जरिए करोड़ों डॉलर चोरी किए। 2017 में वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक किया, जिसने दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों को लॉक कर दिया और बिटकॉइन में फिरौती मांगी। लाजरस ग्रुप हमेशा एक मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन करता है। महीनों पहले टारगेट चुनते हैं, अंदरूनी सिस्टम में चुपके से घुसते हैं, महीनों तक बिना पकड़े डेटा चुराते हैं, फिर एक दिन अचानक करोड़ों डॉलर गायब कर देते हैं। 4 फरवरी 2016 की सुबह बांग्लादेश बैंक के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व खाते से अचानक दर्जनों पेमेंट रिक्वेस्ट्स निकलने लगीं। SWIFT सिस्टम के जरिए भेजी गई इन रिक्वेस्ट्स की रकम कुल 951 मिलियन डॉलर थी। अच्छी बात यह रही कि इनमें से ज्यादातर ट्रांजैक्शंस को सिस्टम ने रोक दिया, क्योंकि कुछ में जुपिटर और शालिका फाउंडेशन जैसे अजीब नाम थे।
लेकिन 5 ट्रांजैक्शंस पास हो गई, कुल $81 मिलियन। ये पैसा सीधा फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक के एक ब्रांच में पहुंचा। वहां से यह रकम कसीनो इंडस्ट्री में डाल दी गई ताकि इसे मनी लॉन्ड्रिंग करके साफ किया जा सके। कसीनो का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि फिलीपींस के कानून के तहत उस समय कसीनो इंडस्ट्री पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू नहीं होता था। बांग्लादेश बैंक ने तुरंत फिलीपींस सरकार, आरसीबीसी बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को सूचित किया, लेकिन तब तक पैसे का बड़ा हिस्सा कसीनो के जरिए कैश में बदल चुका था और उसका ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो गया था। इस चोरी ने 3 देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। 1. बांग्लादेश अपनी रकम वापस पाने के लिए गुस्से में था। 2. फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर जांच शुरू करनी पड़ी। 3. अमेरिका, क्योंकि हैकिंग न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के खाते से हुई थी। इसके अलावा इस केस ने नॉर्थ कोरिया को लेकर और भी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ा दी, क्योंकि साइबर अपराध को एक देश की राज्य नीति का हिस्सा माना जाने लगा। एफबीआई, इंटरपोल और कई देशों के साइबर क्राइम डिवीजन ने मिलकर डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस शुरू किया। मालवेयर का कोड लेजरस ग्रुप के पुराने हमलों से मैच हुआ। कुछ सर्वर जिनसे हैक हुआ था, वे पहले भी नॉर्थ कोरिया से जुड़े ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो चुके थे। करीब $15 मिलियन फिलीपींस के कसीनो और ब्रोकर चैनलों से रिकवर कर लिया गया। कुछ रकम मैकाऊ, चीन के कसीनो में फ्रीज की गई, लेकिन अब तक करीब $66 मिलियन का कोई पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया के पास पहुंच चुका है। इस घटना के बाद कई बड़े बदलाव हुए। फिलीपींस ने कसीनो इंडस्ट्री को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाया। बांग्लादेश बैंक ने SWIFT नेटवर्क के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड किया। दुनिया भर के बैंकों ने साइबर सिक्योरिटी में करोड़ों डॉलर का निवेश करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश बैंक हैक को आज भी इतिहास का सबसे बड़ा साइबर बैंक डकैती माना जाता है। भले ही जांच में काफी प्रगति हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्य अपराधी अब भी आजाद घूम रहे हैं और शायद अपने अगले बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे सिस्टम कितना भी बड़ा हो, वो हैक हो सकता है। SWIFT जैसे हाई सिक्योरिटी नेटवर्क पर भी हमला संभव है, अगर अंदर से कमजोरियां हों, जैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, अनपैच्ड सिस्टम या स्टाफ ट्रेनिंग की कमी। ज्यादातर साइबर हमलों में तकनीक से ज्यादा मानवीय लापरवाही काम करती है। बांग्लादेश बैंक में हैकर्स ने मालवेयर डाला, लेकिन असली फायदा उन्हें इसलिए हुआ क्योंकि कर्मचारियों ने चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया, जैसे प्रिंटर काम न करना, सिस्टम का धीमा होना और अनयूजुअल लॉगिन्स। पहले साइबर क्राइम को सिर्फ क्रिमिनल गैंग्स से जोड़ा जाता था, लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि कुछ देश, खासकर नॉर्थ कोरिया, अपने आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साइबर हैकिंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में लाजरस ग्रुप सिर्फ बैंकों पर नहीं, बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंज, हवाई अड्डों, डिफेंस कंपनियों और यहां तक कि हेल्थ केयर सिस्टम पर भी हमला कर चुका है। AI और ऑटोमेशन के बढ़ने के साथ साइबर हमलों की जटिलता और स्पीड भी बढ़ रही है। बांग्लादेश बैंक हैक सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह एक वेकअप कॉल था। इसने साबित किया कि आज की दुनिया में असली चोर बंदूक से नहीं, बल्कि कीबोर्ड से आते हैं, और जो लोग इंटरनेट के अंधेरे कोनों में बैठे हैं, वे उतने ही खतरनाक हैं जितने किसी युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सैनिक।